हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन केमिस्ट्री इनसाइट्स। तो मैं आज आप लोग के लिए जीओसी का लेक्चर नंबर 3 में लेकर के आया हूँ। यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। मतलब एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट आपका कहने का सेंस आपका हो गया कि इंडक्टिव इफेक्ट में क्या क्या चीज़ पढ़ना है, इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे होता है, उन सब चीज़ के बारे में लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 5 एप्लीकेशंस आप लोग के लिए लिखे हुए हैं। ठीक है, 5 एप्लीकेशंस। फर्स्ट आपका एप्लीकेशन लिखा हुआ आपका जी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन एंड फ्री रेडिकल। ठीक है। सेकंड है आपका रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। थर्ड आपका है डायपोल मोमेंट। फोर्थ आपका एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड आपका फिफ्थ है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इन 3 टॉपिक्स को। ठीक है, इन 3 टॉपिक्स को क्या करेंगे हम लोग जी, डिस्कस करेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन एंड फ्री रेडिकल। सेकंड टॉपिक आपका रहेगा रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड थर्ड आपका टॉपिक रहेगा डायपोल मोमेंट। और इन दोनों टॉपिक का डिस्कशन हम लोग 2 वीडियो में करेंगे। मतलब आने वाला वीडियो जो रहेगा आपका, नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो उसमें स्ट्रेंथ ऑफ एसिड के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है ना। और नेक्स्ट आपका जो वीडियो रहेगा वो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस के बारे में। ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आप जितनी बुक्स पढ़ रहे होंगे उससे बहुत ज़्यादा आपको मैं बताऊंगा। क्योंकि क्वेश्चंस का ऐसा ट्विस्टिंग होता है ना एडवांस लेवल के प्रॉब्लम में, तो वहाँ पे क्या होगा ना कि आप जो भी कुछ नॉर्मल बुक से पढ़ते हैं, ऑर्डिनरी बुक से पढ़ते हैं, ऑर्डिनरी कॉन्सेप्ट लेते हैं, तो वहाँ पे आपका क्या होगा, आप उस क्वेश्चंस को अप्रोच नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो इन दोनों टॉपिक्स को हम लोग क्या करेंगे, एक अलग अलग वीडियो में डील करेंगे। और ये तीनों का तीनों टॉपिक को हम आज की वीडियो में डील करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आज का हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मींस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन एंड फ्री रेडिकल। तो उससे पहले आप लोग को बता देते हैं कि जो भी स्टूडेंट नए हमारे से जुड़े हैं, ठीक है, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको बेहतर से बेहतर वीडियो मिल सके एंड जेईई मेंस, एडवांस एंड नीट की एकदम बिल्कुल लेवल का प्रिपरेशन हो सके। मतलब आप ऐसा कॉन्फिडेंट फील करें जो आपको एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन एंड फ्री रेडिकल की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग को समझना क्या है, कार्बोकेटायन होता क्या है, समझिए। सबसे पहले हम लोग के सामने में एक टर्म आ रहा है कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन और ये फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल। ठीक है, ये 3 तरीके का टर्म है। देखिए कार्बोकेटायन का दूसरा नाम समझिए कार्बोनियम आयन, या फिर इसी को भी किसी बुक में देखिएगा कार्बोनियम आयन। वैसे तीनों का मीनिंग में प्रॉपर मीनिंग में बता देता हूं। ठीक है। कार्बोनियम आयन या कार्बोकेटायन या फिर आपका क्या बोल सकते हैं कार्बोनियम आयन। समझिए इस चीज को, जहां कहीं भी आपका ये लग जाएगा कुछ ऐसा बोनियम है ना, ऐसा ओनियम ऐसा कुछ लग जाएगा, जैसे अमोनियम लग गया आपका जी। तो अमोनियम कहने का सेंस आपका क्या होता है, NH4 प्लस होता है। ठीक है, अमोनियम कहने का सेंस आपका क्या होता है जी, NH4 प्लस होता है, NH4 प्लस होता है। तो NH4 प्लस में क्या है आपका कि इस नाइट्रोजन का जो आप कैलकुलेट करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 5 तो पहले से होता था। ठीक है, 1 प्लस चार्ज है तो 1 लॉस्ट हो चुका होगा, तो 4 बचा होगा, और 4 हाइड्रोजन से कंबाइन किया तो टोटल आपका इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में प्रेजेंट होगा। मतलब इसका ऑक्टेट पूरा है। तो जब भी कभी भी आपका ऐसा कुछ आएगा ओनियम, तो हम लोग को ये समझना है कि ऑक्टेट पूरा होगा उसका। ठीक है ना, ऑक्टेट आपका क्या होगा, पूरा होगा। कोई दिक्कत है, ये बात एकदम क्लियर हो गया। बट इस केस में कार्बोनियम आयन इस केस में कहीं भी आपको ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा, है ना, क्योंकि यदि इसका आपका ऑक्टेट पूरा होगा तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, है ना, इसके पास पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। ठीक है, बात एकदम समझ आ रही है ना आपको। मतलब आपका क्या होता है, ओनियम जहां कहीं भी रहता लगा, उसका मतलब समझना आपको जरूरी है कि वहां पे क्या होगा आपका जी, सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा होगा। बट कार्बोनियम आयन जो लिखते हैं तो इसमें ऐसा कुछ बात नहीं होगा इसमें, क्योंकि आपका क्या होगा ना आपका कि कार्बन यदि आपका ऑक्टेट पूरा कर देता है तो वो चार्ज कभी भी फॉर्म नहीं कर सकता है। ये चार्ज इसलिए फॉर्म किया था क्योंकि इसके पास पहले से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन था, इसके पास कोई ऐसा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए ये क्या करेगा, ऑक्टेट पूरा करने के बाद चार्ज का
रिप्रेजेंटेशन, सॉरी चार्ज आपका शो कभी भी नहीं करेगा, ठीक है। बट इसके पास आपका क्या होता है, लोन पेयर के प्रेजेंस होने के कारण आपका ये चार्ज शो करता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंसेस आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कार्बोनियम आयन होता क्या। आपको समझ में आ गया ना, कार्बोनियम आयन, ओनियम जहां कहीं भी लगा रहेगा, अमोनियम है ना, अमोनियम बोलते हैं ना जब का, तो अमोनियम में क्या होता है आपका ऑक्टेट पूरा रहता है। फॉस्फोनियम, ठीक है, कोई दिक्कत है? तो चलिए तो अब हम बात करते हैं कार्बोनियम आयन की। कार्बीन, कार्बीन समझिए क्या होता है आपका, कार्बीन, यहाँ पे एक ये टर्म आपका है कार्बीन। कार्बीन कहने का सेंस होगा जब का कार्बीन जो होता है ना आपका कार्बीन, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होगा, 6 इलेक्ट्रॉन होता है जब का इसके वैलेंस शेल में। कार्बीन कहने का सेंस होगा कुछ ऐसा बात, कुछ ऐसा है ना, इसको बोलेंगे कार्बीन। कार्बीन यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि इसके पास देखिए एक लोन पेयर है, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, मतलब इसके पास कितना आपका जी 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, ठीक है ना। तो कार्बोनियम आयन बोल सकते हैं। अब बताइए, तो कार्बीन है, अब आयन की बात कर रहे हैं ना, आयन की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, इसके ऊपर एक प्लस चार्ज हो सकता है, इसके ऊपर एक प्लस चार्ज हो सकता है, ठीक है ना, ऐसा कुछ हो सकता है। खैर इसकी बात हम नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं, हम लोग जो कार्बोनियम आयन की बात करने वाले हैं। अब देख लिए ना, कार्बीन का मतलब क्या हुआ, कार्बीन का मतलब हुआ 6 इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग बात करने वाले हैं कार्बोनियम आयन की, तो इसको हटाते हैं और ये इस तरह का कुछ केस हो जाएगा आपका CH3+ है ना आपका कार्बोनियम आयन। कैसे है कार्बोनियम आयन, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि आपका क्या है ना, ये आपका क्या कर रहा है, ये 3-3 हाइड्रोजन से कंबाइन किए हुए, 3-3 हाइड्रोजन से कंबाइन किए हुए हैं, और बाकी बात इसके पास और भी कोई चार्ज वार्ज नहीं है। तो इसके पास देखिए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन हुआ ना। अरे इसके पास आपका क्या हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन हुआ ना। तो कार्बन में भी तो 6 इलेक्ट्रॉन होता था, है ना, तो कार्बन में भी 6 इलेक्ट्रॉन होता था, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो आपका क्या हुआ, दोनों का दोनों आपका क्या हुआ, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन होने के कारण आपका क्या बोलेंगे, इसको कार्बोनियम आयन बोलेंगे। तो ये आप डिफरेंस समझ गए। और कार्बोकेटायन, केटायन तो समझते हैं ना, मीन्स कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाना, उसको क्या बोलेंगे जी, कार्बोकेटायन। तो आप इसका मीनिंग समझ गए कि कार्बन के पास यदि पॉजिटिव चार्ज आ गया तो उसको क्या बोलेंगे, कार्बोकेटायन। कार्बोनियम आयन कहने का सेंस आपका क्या होगा जी, कि कार्बन के पास यदि 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा और उसके पास यदि पॉजिटिव चार्ज है तो उसको क्या बोलेंगे, कार्बोनियम आयन, जो कि यही आपका दिख रहा है। और कार्बोनियम आयन कहने का सेंस होगा वही बात, ये तो मतलब ये आपका क्या हो सकता है, ऑक्टेट पूरा करके चार्ज तो शो कर नहीं सकता है, तो इसी को बोल देंगे हम लोग जी कार्बोनियम आयन। कहने का सेंस है कि ये भी आपका यही हो गया, ये भी यही हो गया, और ये भी आपका क्या हो गया, यही हो गया। अब जरूरी नहीं कि इस कार्बन के प्लेस पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही होगा यहाँ पे, मतलब सॉरी कार्बन तो होगा यहाँ पे, ये सारे का सारे हाइड्रोजन ही होगा। हो सकता है कि यहाँ पे आपका क्या होगा, कोई आपका R रहेगा जुड़ा हुआ, R फॉर अल्काइल ग्रुप, ठीक है। अल्काइल ग्रुप कहने का सेंस क्या आपका CnH2n+1 हो सकता है इस कार्बन के प्लेस, इस हाइड्रोजन के प्लेस पे भी आपका क्या होगा, कोई अल्काइल ग्रुप होगा जुड़ा हुआ। हो सकता है इस आपका हाइड्रोजन के प्लेस पे भी कोई अल्काइल ग्रुप होगा जुड़ा हुआ, बट यहाँ पे कार्बन ही रहेगा, यहाँ पे कार्बन ही रहेगा, और वो भी ऐसा कार्बन रहेगा जिसके पास क्या रहेगा आपका जी, 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो मैं जितनी बात बताया हूँ आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, उसमें कार्बन आयन में चलते हैं। आपको समझ में आ गया कार्बोकेटायन का मतलब क्या, ऐसा आपका कार्बन का कंपाउंड जिसमें कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा और उसके पास एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा। कार्बन में आयन भी आपका उसी का नाम हो गया जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसको बोलते हैं कार्बीन। अगर आयन लगा हुआ है तो उसका मतलब समझ जाना है कि 6 इलेक्ट्रॉन रहने के साथ साथ क्या रहेगा आपका, उसके पास पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ठीक है ना। और अब आपका कार्बोनियम आयन कहने का सेंस आपका हो गया, यही हो गया, क्योंकि इसमें तो आपका ऑक्टेट तो पूरा होने के बाद आपका चार्ज तो शो कर नहीं सकता है, क्योंकि इसके पास कोई लोन पेयर तो होता नहीं है, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए कार्बोएनायन की बात करते हैं, कार्बोएनायन की बात करते हैं। कार्बोएनायन कहने का सेंस होगा ना, इसमें समझिए, कार्बोएनायन कहने का सेंस होगा, इसका आपका रहता है, देखिए ये क्या था आपका जी ये था आपका 6 सेट, है ना, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट था कार्बोकेटायन में, मतलब ऑक्टेट पूरा नहीं था। ये आपका क्या होगा, ऑक्टेट, है ना, मतलब इसमें क्या होगा आपका जी 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा। और एनायन है ना, तो निगेटिव चार्ज होगा, तो समझिए इस चीज को, जैसे CH3 और इसके पास एक निगेटिव चार्ज है ना, CH3 और इसके पास आपका क्या है, एक निगेटिव चार्ज है। तो ये आपका क्या हो गया, जबका ये कार्बोएनायन हो गया। मतलब जब भी किसी कार्बन के पास अगर निगेटिव चार्ज आता है, मैं माइक को क्लोज कर देता हूँ, बारिश हो रहा है, ताकि आप लोग को आवाज़ क्लियर दिखे, ठीक है, सुने, हाँ ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं
कार्बन एनायन की बात करते हैं तो कार्बन एनायन में क्या होगा, आपका निगेटिव चार्ज होता है, ऑक्टेट पूरा रहता है, ठीक है। फ्री रेडिकल की बात करते हैं तो फ्री रेडिकल के में जो आपका होगा ना वो 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा वैलेंस शेल में। और यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए ना आपका एक लोन पेयर है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, और 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने से आपका क्या, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 3 आपका हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनाया जा रहा है उसमें क्या आपका हो जाएगा, देखिए 2 यहाँ पे, 2 इसमें, 2 इसमें और 2 इसमें, टोटल आपका 8 इलेक्ट्रॉन हो गया ना। अरे एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन मिस 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहाँ पे इसका ऑक्टेट पूरा है और उसके बाद आपका क्या है, निगेटिव चार्ज है, ठीक है। फ्री रेडिकल की बात करते हैं तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है, और फ्री रेडिकल, रेडिकल मींस क्या, चार्ज, और फ्री, चार्ज फ्री। तो ऐसा आपका कार्बन का स्पीशीज जो चार्ज फ्री होगा, जिसके पास कोई चार्ज नहीं होगा, तो आपका फ्री रेडिकल के साथ कुछ ऐसा ही बात होता है कि आपका क्या होगा कि इसके पास कोई चार्ज नहीं होगा। कहने का सेंस है आप इसको ऐसे करके दिखा सकते हैं, CH3 और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये जो होता है ना आपका, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा, ऐसा कुछ दिखा सकते हैं आप, ऐसा कुछ दिखा सकते हैं, और इसके पास आपका क्या रहेगा, एक आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो यही आपका क्या है, ये कार्बन एनायन कहने का सेंस क्या होगा जी, जिसके पास आपका नेगेटिव चार्ज होगा और उसका ऑक्टेट पूरा होगा, है ना, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है उस कार्बन के पास, और ऑक्टेट उसका पूरी तरह कंप्लीट है, मींस आपका उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपका क्या कहलाएगा जी, आपका कार्बन एनायन, ठीक है। फ्री रेडिकल की बात करते हैं तो फ्री रेडिकल आपका क्या होता है कि एक ऐसा आपका कार्बन का स्पीशीज जिसमें क्या होगा ना, 7 इलेक्ट्रॉन होगा, ऑक्टेट पूरा नहीं होगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का कमी होगा ऑक्टेट पूरा होने में, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन होगा। और फ्री रेडिकल, रेडिकल कहने का सेंस होता है चार्ज, तो चार्ज से जो फ्री मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा लेकिन इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहेगा, ठीक है, बिल्कुल इस तरह का। तो देख लीजिए एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 6 और प्लस 7 इलेक्ट्रॉन। तो यही आपका रहा फ्री रेडिकल। तो आप यहाँ पे देखिए कि आपके पास 2 तरीके का स्पीशीज है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिसको इलेक्ट्रॉन की नीड है। एक आपका है कार्बोकेटायन, ठीक है, या इसी को बोलेंगे कार्बोनियम आयन या कार्बोनियम आयन। आपको डिफरेंसेस बता चुके हैं कि कार्बोनियम आयन आपका क्या होता है इन जनरल, बट इस केस में कार्बोनियम आयन और कार्बोनियम आयन दोनों का दोनों सेम माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका कार्बोकेटायन, कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन, ये सब के पास आपका क्या होता है, ये तो तीनों खैर सिमिलर ही यहाँ पे है इसके लिए। तो यहाँ पे आपका क्या होगा कि इसके पास एक प्लस चार्ज होगा और 6 इलेक्ट्रॉन होगा, और यहाँ पे 7 आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब कहने का सेंस है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का कमी है ऑक्टेट पूरा करने में, और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का कमी है ऑक्टेट पूरा करने में। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि ये और ये आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होगा, ठीक है। मीन्स इसके स्टेबिलिटी के लिए आपको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। अब ऐसा कुछ फैक्टर जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता हो तो वो इसके स्टेबिलिटी को इंक्रीज करा सकता है, ठीक है। अब चलिए, अब हम यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कार्बन एनायन, इसके पास आपका इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, 8 आपका क्या है, कंप्लीट है। बट एक आपका क्या है, कमी इसके पास क्या है, डिमेरिट्स क्या है कि इसके पास निगेटिव चार्ज है। तो निगेटिव चार्ज है तो ये तो निगेटिव चार्ज कहीं पे भी आ गया तो उसका स्टेबिलिटी बहुत कम होता है, ठीक है ना, क्योंकि उस पर अटैक करने का कोई भी आकर के तुरंत आपका क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज है तो इसके पास कुछ ऐसा फैक्टर होना चाहिए जो इसके निगेटिव चार्ज को मिनिमाइज करेगा ताकि अटैक कम हो सके। आपके पास बोलेंगे कि 1000 रुपीज़ का कॉइन है ना, 1000 रुपीज़ का कॉइन है, और आप उसको यदि एक जगह रख देंगे तो बहुत ज़्यादा लगेगा जेब का, बहुत ज़्यादा लगेगा, कोई भी चोर आकर के तुरंत अटैक करके उसको ले जा सकता है। बट उस 1000 रुपीज़ को आप क्या करेंगे, पूरे के पूरे 4-5 रूम में स्प्रेड कर देंगे, इधर उधर फेंक देंगे, तो वहाँ पे क्या होगा आपका जी, काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो गया, एक जगह दिख नहीं रहा है, तो वहाँ पे अटैक करने का पॉसिबिलिटी क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। कोई भी चोर आकर के अटैक करेगा तो कहाँ अटैक करेगा, पॉसिबिलिटी कम हो चुका है। बट एक जगह रहेगा तो वहाँ पे आपका ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा लगने के कारण आपका डेंसिटी ज़्यादा दिखेगा उसको, तो वहाँ पे अटैक करने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगा। तो वही चीज़ आपका यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, अब इसको तो हटा नहीं सकते, इसको हटाने के लिए तो किसी को कोई पॉजिटिव चार्ज आकर के इससे जुड़ेगा, तो हम लोग को कुछ ऐसा फैक्टर इन्हीं सब में से कुछ ऐसा लगाना होगा जिससे कि इस चार्ज के डेंसिटी को बस रिड्यूस करे, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो खैर आप लोग कार्बोकेटायन, कार्बन एनायन और फ्री रेडिकल का मीनिंग समझ गए हैं। अब हम लोग इसके स्टेबिलिटी की बात करते हैं कि ये कैसे आपका क्या होता है, डिपेंड। देखिए क्या आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन एंड फ्री रेडिकल, ये क्या होता है ना, आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई इफेक्ट का,
प्लस आई इफेक्ट का। क्यों हुआ डायरेक्टली रिवर्सल, समझिए आपको क्या बोले हैं कि ये क्या होता है ना आपका, ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप होता है। ये आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब होता है कमी, इलेक्ट्रॉन का कमी जिसके पास होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसको कुछ ऐसा चाहिए जहां से इसको इलेक्ट्रॉन मिल सके। और आपको पता है कि प्लस आई ग्रुप जो होता है, प्लस आई ग्रुप समझ रहे हैं ना आपका, प्लस आई ग्रुप समझ रहे हैं ना आपका, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रहे हैं। तो वो एक ऐसा ग्रुप होता है जो डोनेट करने का काम करता है। क्या चीज डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन। कहां से डोनेट करेगा, तो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। तो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू आपका क्या करता है, इसके पास टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का, और इस कारण से क्या करेगा, ये इसके स्टेबिलिटी को इंक्रीज कराएगा। क्योंकि ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसको, तो क्या होगा, इसके पास जो भी इलेक्ट्रॉन का कमी होगा वो काफी हद तक फुलफिल होगा। चलिए आपको इस पे कुछ एग्जांपल्स में दिखाता हूं, देखिएगा आप लोग ध्यान से। यहां पे ऐसा है, इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज, यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज इसके पास है, यहां पे इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज है। आप इसे जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पे क्या दिख रहा है आपका, यहां पे भी एक पॉजिटिव चार्ज है ना, यहां भी पॉजिटिव चार्ज है, यहां भी है, यहां भी है ना। तीनों केस में आपका क्या है, कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तीनों केस में कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, मींस आपका तीनों मतलब चारों केस में आपका क्या है, ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है ये कार्बन, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि इन सब में से स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा। तो स्टेबिलिटी हम लोग क्या देखेंगे जी, जहां पे प्लस आई इफेक्ट ज्यादा वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा। अब प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, जब जिसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी हो। आपको बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो में कि CH3 जो होता है, मिथाइल ग्रुप जो होता है ना, वो आपका क्या होता है, डोनर, मतलब प्लस आई ग्रुप माना जाता है, प्लस आई ग्रुप एज्यूम किया जाता है। तो इसलिए आपका क्या होगा, जहां भी आपका CH3 जुड़ा होगा उस सेंटर से, जिस सेंटर के पास इलेक्ट्रॉन का कमी है, तो वहां पे उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। यहां पे देखिए तो इस सेंटर के पास, ये है सेंटर, यहां पे आपका इलेक्ट्रॉन का कमी है, बट आप देखिए इस कार्बन से कहीं पे भी कोई मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, नहीं जुड़ा है ना। यहां से 1 जुड़ा है, यहां से 2 जुड़ा है, और यहां से 3 जुड़ा है। तो आप समझ जाइए कि जहां पे आपका क्या होगा, प्लस आई ग्रुप ज्यादा होगा वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा। तो आप ऐसे करके बोल सकते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर, मतलब सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी क्या होगा, इसके पास होगा, और सबसे कम स्टेबिलिटी क्या होगा, इसके पास होगा, क्योंकि इसके पास प्लस आई ग्रुप कम है, यहाँ पे प्लस आई ग्रुप ज्यादा है। तो आप इसको यदि ऐसा दिखाना चाहते हैं डोनेट करने का डायरेक्शन, तो आप ऐसे दिखा सकते हैं। CH3 अपने से दूर की तरफ देगा, मतलब इसके तरफ देगा, ये भी CH3 इसकी तरफ देगा, ये भी CH3 इसकी तरफ देगा। ये एरो का साइन क्या बता रहा है आपका जी, कि इलेक्ट्रॉन आपका क्या कर रहा है ना, ये रिलीज कर रहा है, ये दे रहा है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। अब ये पूरी तरह देगा नहीं, ऐसा नहीं है कि भाई इसके पास आपका क्या है प्लस चार्ज है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दे दे करके 8 पूरा कर देगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। क्या होगा ना आपका, यहाँ पे समझिए एक्चुअल मीनिंग समझिए, यहाँ पे क्या होगा आपका कि देखिए यदि कार्बन ऐसा है और इसके पास 3 ठो ऐसा, समझ जाइए एकदम ध्यान से, ठीक है, ऐसा है ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब सोचिए पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था मिडिल में, यहाँ पे था मिडिल में, यहाँ पे था मिडिल में, है ना। तो ये सोच रहा था कि यहाँ पे जो भी ग्रुप आपका लगा हुआ है, यहाँ पे ग्रुप जी जो भी लगा हुआ है, तो ये सोच रहा था कि ये जो हम दोनों के बीच में जो आपका ये जो हुआ है आपका क्या बोल सकते हैं उसको, शेयरिंग हुआ इलेक्ट्रॉन, तो इस पे जितना हक मेरा है उतना ही हक इसका भी है, ठीक है, ऐसा सोच रहा होगा। लेकिन अगर इसके पास देने का टेंडेंसी है ना, इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजने का टेंडेंसी है, तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को यहां नहीं यहां रखेगा। तो यहां रखेगा तो इससे आपका क्या होगा, देखिएगा ये आपका यहां पे क्लोजर आया, है ना। इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज होता है, ये भी मान लीजिए ऐसा सोचेगा कि चलो भाई इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, बेचारे को जरूरत है, तो ये क्लोजर आया, ये भी क्या करेगा, थोड़ा सा बढ़ा देगा, क्लोजर आया, तो कुछ ऐसा केस आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये सिर्फ और सिर्फ क्या क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को इसकी तरफ थोड़ा सा पुश कर दिया, ये भी पुश कर दिया, ये भी पुश कर दिया। अब ये थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कर रहा है क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज था। अब ये 6 का 6 इलेक्ट्रॉन इसके ज़्यादा करीब है, मतलब नेगेटिव आपका चार्ज का अमाउंट, आपका नेगेटिव चार्ज आपका इसके
पास थोड़ा सा ज़्यादा करीब है, इस कारण से पॉजिटिव चार्ज का जो आपका डेंसिटी की बात करेंगे या पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट की बात करेंगे वो घट जाएगा, है ना। आपको यहाँ पे एक और चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ज़रूरी है आपका। ये आपका मान लीजिए पार्शियल, सॉरी इसको मान लेते हम लोग Q1, ठीक है, इसको मान लेते हैं हम लोग Q2, इसको मान लेते हैं हम लोग Q3 और इसको मान लेते हैं Q4। आप एकदम ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज़ को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता चुके हैं कि यहाँ पे ये जो एरो दिखा रहा है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कंप्लीट ट्रांसफर, इसका मतलब ये हुआ कि ये जस्ट मॉलिक्यूलर एटम में पुश करेगा इसके तरफ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर की तरफ, जिससे कि थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए Q1, Q2, Q3, Q4 लिख दिए हैं। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए चार्ज का अमाउंट सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, तो देखिए जहाँ पे प्लस आई इफेक्ट कम है वहाँ पे क्या होगा आपका जी, चार्ज का अमाउंट सबसे ज़्यादा होगा। जहाँ पे प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है वहाँ पे चार्ज का अमाउंट सबसे कम होगा। यहाँ पे देखिए प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या होगा, चार्ज का अमाउंट सबसे कम होगा, क्योंकि इसको हर तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो इस चार्ज का जो स्ट्रेंथ होगा, जो मैग्नीट्यूड है, उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर देगा, ठीक है ना, रिड्यूस कर देगा हाइपोथेटिकली, ठीक है, प्रैक्टिकली नहीं, प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, रिड्यूस करेगा हाइपोथेटिकली, बिल्कुल इस तरह से इलेक्ट्रॉन को जस्ट पुश करके, ठीक है। तो यहाँ पे आप चार्ज का आप ऑर्डर अरेंज करेंगे तो Q1 का वैल्यू सबसे ज़्यादा, उसके बाद Q2 का, उसके बाद Q3 का, उसके बाद Q4 का। तो ये आपका कुछ ऐसा ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। एकदम 100% क्लियर हुआ ना आपका, एकदम क्लियर है, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और सिमिलरली हम लोग बताते हैं फ्री रेडिकल के केस में, ठीक। तो चलिए अब हम बात करते हैं फ्री रेडिकल के लिए। फ्री रेडिकल के लिए बिल्कुल सेम केस हम लोग ले लेते हैं ऐसा, ठीक है। अब आप लोग बताइएगा मुझे आंसर, सोच भी लिए होंगे आप लोग आंसर, बिल्कुल सही सोच रहे हैं जी, बिल्कुल। चलिए देखिए दिखाते हैं आपको। अब मुझे यहाँ पे ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर आपका क्या है, इसमें इस कंपाउंड में ये है, मतलब यहाँ इस आपका एटम के पास इलेक्ट्रॉन का कमी है, यहाँ पे इसके पास, यहाँ पे इसके पास, यहाँ पे इसके पास, ठीक है। अब ये सब आपका क्या इलेक्ट्रॉन का कमी है, इसको नेगेटिव साइन मत समझ रहे, नेगेटिव चार्ज मत समझ लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए इलेक्ट्रॉन का कमी है, आपको क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के कमी को प्लस आई ग्रुप पूरा कर सकता है। जहाँ पे प्लस आई ग्रुप ज़्यादा होगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कमी कम होगा। बताइए यहाँ पे क्या आपका प्लस आई ग्रुप 3 है ना, 3 है, और यहाँ पे क्या है 2 है ना, यहाँ पे क्या है 1 ही है ना, और यहाँ पे क्या है नहीं है ना। तो आपका क्या होगा, स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा आपका इसका होगा, है ना, सबसे ज़्यादा उसका और सबसे कम इसका, ठीक है ना, एकदम क्लियर है। चलिए आपको एक क्वेश्चन इस तरह का दिया जाएगा स्टेबिलिटी ऑर्डर अरेंज करने के लिए, ठीक है। आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर अरेंज करने के लिए बोला जाएगा। देखिए ध्यान, एकदम ध्यान से देखिएगा। ये एक रहा ऐसा, ठीक है, और ये एक रहा ऐसा, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह का, ठीक है। चलिए यही 2 क्वेश्चन को हम लोग, यही 2 ऑप्शन को पिक करते हैं हम लोग, ठीक है। आपको बोला जाएगा इन दोनों में ऑर्डर अरेंज करने के लिए कि मोर स्टेबल कौन सा होगा। तो क्या सोचेंगे आप, यहाँ पे क्या आपका, यहाँ पे डबल ग्रुप है आपका देने वाला, देखिए एक ये ग्रुप और एक ये ग्रुप। यहाँ पे क्या है, ये एज अ होल आपका देगा, लेकिन है आपका ये क्या, सिंगल ग्रुप ही है, सिंगल ग्रुप ही है, ये आपका एज अ होल देगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ इसको क्या है ना, इस कार्बन को सिर्फ और सिर्फ एक ही तरफ से मिल रहा है आपका इलेक्ट्रॉन, एक ही तरफ से, ठीक है। तो क्या होगा इन दोनों में बोलेगा आपको अरेंज करने के लिए, तो क्या होगा जी, किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली आपका क्या होगा, इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 तरफ से मिल रहा है, दोनों मिथाइल है, और यहाँ पे एक ही तरफ से मिल रहा है, लेकिन आपका क्या, दोनों का दोनों इथाइल है ना, इथाइल है। तो इस कारण से क्या होगा आपका जी, इसका नहीं होगा, इसका ज़्यादा होगा, क्योंकि 2 तरफ से मिल रहा है, तो 2 तरफ से मिल करके ये आपका स्टेबिलिटी को ज़्यादा इंक्रीज कराएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है, चलिए ये आपका हो गया क्लियर। चलिए आगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन,
कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी की बात करते हैं, और ये जो होता है ना आपका, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई इफेक्ट का। जहां पे भी माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा वहां पे उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। क्यों जी? कार्ब एनायन है, निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज, जो भी चार्ज है ना निगेटिव चार्ज, उसको रिड्यूस करना चाहिए, है ना, रिड्यूस। जब तक वो आपका उसका अमाउंट घटेगा नहीं तब तक उसका क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा नहीं। समझिए इस चीज़ को। जैसे मैं ऐसा कुछ लिख देता हूँ आपको, आपके सामने में एक ये रहा, और यहाँ पे बोल सकते हैं ऐसा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय प्लस आई इफेक्ट। अगर प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो ऐसा चलिए दिखा देते हैं आपको, है ना। चलिए आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा इजी है। आपको क्या बताया है कि कार्ब एनायन निगेटिव चार्ज जिसके पास होगा, ऐसा आपका कार्बन जिसके पास आपका क्या निगेटिव चार्ज होगा, उसको क्या बोलते हैं, कार्ब एनायन बोलते हैं। तो उसका स्टेबिलिटी किस बात पे डिपेंड करेगा, तो निगेटिव चार्ज को खींच करके उससे जो जितना ले जा सके, निगेटिव चार्ज को खींच करके जो उससे जितना दूर ले जा सके। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे कोई खींचने वाला ग्रुप है नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन को नलीफाई माना था, मतलब इसके पास कोई इंडक्टिव पावर नहीं है, जीरो इंडक्टिव पावर माना था हाइड्रोजन के पास। तो हाइड्रोजन को तो हम लोग कुछ नहीं मान सकते, ना ही आपका खींचने का टेंडेंसी ना ही देने का टेंडेंसी, मतलब यहाँ पे कुछ का भी प्रेजेंस नहीं है। यहाँ पे क्या है जब का, यहाँ पे देने का टेंडेंसी है। एक CH3 है ना, ये देगा इलेक्ट्रॉन पेयर। अब यहाँ तो ऑलरेडी आपका क्या है, पहले से इलेक्ट्रॉन है, ज़्यादा है, निगेटिव चार्ज भी है, अब ऊपर से और दे रहा है तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी और बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी और बढ़ेगा तो इसका स्टेबिलिटी और डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा, क्योंकि चार्ज यदि ज़्यादा रहता है ना, आपका चार्ज ज़्यादा, अरे स्टेबिलिटी कहने का सेंस क्या होगा, समझिए इस चीज़ को। स्टेबिलिटी कहने का सेंस क्या होगा कि ऐसा ही आपका स्टेट नेचर में प्रेजेंट होना, ज़्यादा देर तक प्रेजेंट होना, ज़्यादा देर तक। आप समझिए इस चीज़ को कि चोर यदि चोरी करता है किसी घर से, ठीक है, चोर यदि चोरी करता है किसी घर से और वो एक जगह रुका रहेगा तो क्या होगा, स्टेबल रहेगा क्या, नहीं स्टेबल रहेगा। मतलब उसको तुरंत पुलिस पकड़ के ले जाएगा। मतलब जो भी चोरी किया था वो, उसका सामान उसके पास ज़्यादा देर तक कब तक रहेगा, जब पूरा का पूरा घूमते रहेगा हर जगह, है ना। मतलब कहने का सेंस है चोर के गिरफ्त से बचा रहेगा। मतलब नेचर में जितना देर तक एग्जिस्ट कर रहा है वो एज अ चोर, ठीक है, एज अ चोर मीन्स एज अ जो भी सामान चुराएगा उसके साथ, तब तक वो आपका स्टेबल है। लेकिन जैसे ही वो उसका सामान छिनाया पुलिस के द्वारा, वो जेल में गया तो वह हो गया अनस्टेबल। बस यही चीज़ है कि यहाँ पे निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो निगेटिव चार्ज प्रेजेंट नेचर में जितना अधिक टाइम तक रहेगा, समझ जाना आपको कि वो आपका क्या हो, उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। अब अधिक टाइम तक निगेटिव चार्ज रहने के लिए यही चीज़ आपका होगा कि इसके चार्ज के अमाउंट को घटाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज घूम रहे हैं, ठीक है ना, बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज घूम रहे हैं, ठीक है, या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी घूम रहा है, जो इसको देख करके उसके मन में लालच आएगा और पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, फटाक से जाएगा, अटैक करेगा, कंबाइन कर लेगा, खत्म कर दिया, उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म कर दिया निगेटिव चार्ज का। तो इसलिए क्या होगा आपका, ये नेचर में ज़्यादा देर तक स्टेबिलिटी रहेगा, मतलब उसका क्या है, आपका स्टेबिलिटी ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा देर तक प्रेजेंट रहेगा तो उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है। अब ज़्यादा देर तक प्रेजेंट रहने के लिए निगेटिव चार्ज के अमाउंट को घटाना पड़ेगा, बट ये क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तो बढ़ा रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बढ़ा रहा है। यहाँ पे डबल साइड से इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है और बढ़ रहा है यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे ट्रिपल साइड से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो क्या हो रहा है आपका जी, क्या हो रहा है, और ज़्यादा बढ़ रहा है। तो यहाँ पे चार्ज का डेंसिटी की बात करें, इसको मान लीजिए Q1 मानते हैं, इसको Q2 मानते हैं, इसको Q3 मानते हैं और इसको Q4 मानते हैं। तो ये क्या होगा आपका जी, Q1 का अमाउंट सबसे कम, Q2 का, उसके बाद Q3 का, और सबसे ज़्यादा क्या होगा आपका Q4 का अमाउंट हो जाएगा चार्ज का, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा, उसके लिए, ठीक है। तो इस तरह से होगा, क्योंकि इंडक्टिव पावर प्लस आई ग्रुप बढ़ेगा तो आपका क्या होगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। देखिए मैं ऐसे करके लिखा दूँगा, फिर बाद में बोलेंगे सर लैंग्वेज के रूप में नहीं लिखा है, अरे ये तो लैंग्वेज ही है, क्या लिखाएंगे उतना लैंग्वेज के रूप में, आप लोग लिख करके परेशान हो जाएंगे, ठीक है। इसको नोट, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा,
एक ये रहा। आपसे बोला जाएगा कि भाई बताइए इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर अरेंज करिए, क्या होगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो देखिए इसके पास ना ही कोई खींचना ना ही कोई देने वाला, इसके पास क्या है, देखिए आपको पता था कि CH3, देखिए ये CH3 किसका काम करेगा, तो देने का, मतलब प्लस आई ग्रुप की तरह काम करेगा, प्लस आई ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। लेकिन अगर आपका क्या होगा, इससे एक कार्बन को हटा करके और किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को जोड़ देते हैं, मिस क्लोरीन आपका जुड़ गया ना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ये अब क्या करेगा जी, ये खींचने का काम करेगा, है ना। मतलब क्या होगा आपका जी, ये जो काम करेगा वो माइनस आई ग्रुप की तरह काम करेगा। तो अब आपका क्या होगा, ये जो आपका होगा ये माइनस आई ग्रुप की तरह काम करेगा, माइनस आई ग्रुप की तरह, ये क्या करेगा, इसमें से खींचेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए ये देखिए आपका क्या करेगा, ये भी आपका फ्लोरीन क्या करेगा, खींचेगा इलेक्ट्रॉन, और ये भी क्या करेगा, फ्लोरीन आपका क्या होगा, खींचेगा। अब समझिए इलेक्ट्रॉन को जितना ज़्यादा खींच कर ले जाएगा इस निगेटिव सेंटर से, उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे ना ही कोई खींचने वाला ना ही कोई देने वाला, ठीक है, यहाँ पे एक है खींचने वाला, ठीक है, यहाँ पे भी एक है खींचने वाला, और यहाँ पे दो है खींचने वाला। अब हम लोग को इन सब में कंपैरिजन करना है कि किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। इतना तो समझ में आएगा किसका स्टेबिलिटी सबसे कम होगा, मतलब इसका स्टेबिलिटी सबसे कम होगा। अब हम लोग को अरेंज करना है कि इन सब में से किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। जहाँ पे माइनस आई ग्रुप बढ़ेगा वहाँ पे क्या होगा आपका जी, वहाँ पे क्या होगा, उसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगा। यहाँ पे दो है आपका माइनस आई ग्रुप, यहाँ पे एक ही माइनस आई ग्रुप, और यहाँ पे भी एक ही माइनस आई ग्रुप। तो हम लोग इतना तो समझ गए कि इन सब में से सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी इसके पास होगा, क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ माइनस आई ग्रुप है ना, ज़्यादा नंबर ऑफ माइनस आई ग्रुप है। तो इन सब में से सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी क्या होगा, इसी के पास होगा। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो गया। अब हम लोग को इन दोनों में कंपैरिजन करना है। तो देखिए आपको बता चुके हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है ना, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। आप देखिए फ्लोरीन क्या डायरेक्टली इससे जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर ये जो आपका क्लोरीन है वो इससे डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, आपका इससे जुड़ा हुआ है, एक बात। दूसरी बात ये कि फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट जो होता है सबसे ज़्यादा होता है जितना भी हैलोजन होता है। हैलोजन कहने का सेंस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबसे ज़्यादा होता है। तो इस कारण से आप इन दोनों को कंपैरिजन ऐसे भी करते हैं तो क्या होगा, इसका क्या होगा आपका जी, खींचने का टेंडेंसी ज़्यादा होगा। तो कहने का सेंस इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, इसका स्टेबिलिटी सबसे कम होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि ऐसा कुछ ऑर्डर आपका ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत है? अरे समझ में आई ना बात? एक और एग्जाम्पल चाहिए? बिल्कुल देंगे आपके पास। चलिए आपको बोला जाएगा इन सब स्टेबिलिटी ऑर्डर अरेंज करने के लिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, डायरेक्ट बना ही देता हूँ। ठीक है, बताइए क्या होगा। ये इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं और इसको 3 मानते हैं। आप लोग सोचिए, थिंक करिए क्या होगा इसका आंसर। ऑब्वियसली आपका क्या होगा, सबसे ज़्यादा क्या होगा, इसका होगा। तो 2 का सबसे ज़्यादा, 2 के बाद कौन सा आपका जी 3 है ना, और उसके बाद आपका कौन सा जी आपका 1। क्यों ऐसा होगा, ऐसा क्यों होगा जी? क्योंकि आपका यहाँ पे क्या है ना, दो आपका इंडक्टिव ग्रुप जुड़ा हुआ है, माइनस आई ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ भी दो आपका क्या है, माइनस आई ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे कंपैरिजन करना पड़ेगा ना जी आपका। यहाँ पे Cl है तो यहाँ पे Cl है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या है, एक फ्लोरीन है और यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है। फ्लोरीन का टेंडेंसी क्या होगा ना आपका, खींचने का ज़्यादा होता है क्लोरीन के कंपेरिजन में। बस यही आपका क्या करता है, दोनों कंपाउंड में डिफरेंस क्रिएट कर देता है कि आपका इसका जो है पावर ज़्यादा है, इंडक्टिव पावर, तो इसलिए आपका क्या करेगा, ये ज़्यादा खींचेगा, ये कम खींचेगा। तो ये इस तरह का बात हो गया। मतलब क्या होगा आपका कि 2 आपका क्या होगा, यहाँ पे इंडक्टिव पावर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, माइनस आई इफेक्ट, यहाँ पे थोड़ा सा कम, और यहाँ पे तो भाई प्लस आई इफेक्ट है। तो ये तो पूरी तरह डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग, एक आपका क्या है, कंपाउंड कुछ इस तरह का है ना। दूसरा कंपाउंड समझिए,
और तीसरा कंपाउंड आपके पास जो है आप लोग को सोच के बताना है क्या होगा आंसर। देखिए ये आपका हो गया कार्बोकेटायन की बात कर लिए यहाँ पे, ठीक है ना, कार्बोकेटायन की। चलिए आप लोगों को कार्बोकेटायन का अरेंजमेंट बताना है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है कि क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। सोचते हैं हम लोग, ठीक। यहाँ पे देखिए क्या आपका दो बातें हैं, ठीक है। तीन तरीके का ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है। एक आपका ग्रुप जुड़ा हुआ है क्या जी, आपका एक ग्रुप जुड़ा हुआ है CH3, है ना। दूसरा ग्रुप आपके पास जुड़ा हुआ है CH2CH3 और तीसरा ग्रुप आपके पास जुड़ा हुआ है ऐसा जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले ये देखना होगा कि इन सब में सबसे ज़्यादा इंडक्टिव पावर किसका होगा, है ना, सबसे ज़्यादा इंडक्टिव पावर किसका होगा। तो बस ये जनरल कॉन्सेप्ट है, आप लोग खुद भी एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे दो कार्बन है और यहाँ पे क्या आपका इस कार्बन से दो दो जुड़ा हुआ, मतलब यहाँ पे देखिए ये इधर से भी दे रहा होगा, ये इधर से भी दे रहा होगा। तो फाइनली आपका ये एरो जो आपका होगा ये कुछ ज़्यादा ही पुश करेगा, मतलब आपका क्या होगा, ये कार्बन कुछ ज़्यादा ही इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, ज़्यादा पुश करेगा, क्योंकि इसके पास क्या है ना आपका डबल डबल ग्रुप आपका क्या है देने वाला है। अरे समझ में आ रहा है ना आपका, ये अपने तरफ से तो प्रयास कर ही रहेगा देने का इलेक्ट्रॉन, अब उसको सपोर्ट करने वाला दो दो है आपका, है ना, और ये इसको सपोर्ट करने वाला दो दो है इलेक्ट्रॉन देने के लिए। तो इस कारण से क्या होगा आपका दोनों मिलकर के सपोर्ट करेगा, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा देगा। इस केस में देखिए इस कार्बन के पास तो टेंडेंसी है ही इलेक्ट्रॉन देने का, अब इसके पास एक आपका ग्रुप आ गया, है ना, एक ग्रुप आ गया सपोर्ट करने वाला, तो आपका क्या होगा ये और ज़्यादा पुश करेगा, तो ये आपका क्या होगा ये भी देगा। इसके पास ये तो खुद अकेला ही सिर्फ दे रहा है, इसके पास और कोई सपोर्ट करने वाला है नहीं, अरे और इसको सपोर्ट करना है कि मैं तुम इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो चलो भाई हम तुम्हारे पीछे हैं, हम भी थोड़ा सा धक्का लगाते हैं, तो इसके पास ऐसा कुछ है नहीं। तो सबसे आपका क्या होगा इंडक्टिव पावर हाई जो होगा इन सब ग्रुप में सबसे ज़्यादा हाई आपका क्या होगा, किसका होगा, इसका होगा। और सबसे कम हाई आपका क्या होगा, इसका होगा। मतलब सबसे कम इंडक्टिव पावर क्या होगा CH3 के पास हो गया, उसके बाद आपका इस CH2CH3 और फिर आपका क्या होगा आइसोप्रोपाइल, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे अब आप कंपेरिजन कर सकते हैं कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका क्या है एक मिथाइल है और एक आपका आइसोप्रोपाइल है। यहाँ पे समझिए एक मिथाइल है और एक आपका क्या है ना इथाइल है, और यहाँ पे डबल डबल आइसोप्रोपाइल है, डबल डबल आइसोप्रोपाइल है, ठीक है। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल, ठीक है। आप लोग को ध्यान होगा नोमेनक्लेचर, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। अरे तीन कार्बन के लिए प्रोपेन और आपका क्या हो ये ग्रुप तो आइसो होता है ना, तो आइसोप्रोपाइल इसको बोला करते हैं, ठीक है। अब आप सोचिए कि किसके पास स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, जिसके पास ज़्यादा इंडक्टिव पावर उसके पास स्टेबिलिटी ज़्यादा। इंडक्टिव पावर तो मुझे यहीं पे देखने को मिल रहा है क्योंकि डबल डबल आइसोप्रोपाइल है और आइसोप्रोपाइल का इन सब में आपका क्या है इंडक्टिव पावर सबसे ज़्यादा, इसलिए आपका क्या होगा 3 का आपका इंडक्टिव पावर सबसे ज़्यादा होगा। चलिए तो 3 को हम लोग क्या किए फर्स्ट पे रख दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं, यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं इन दोनों से, तो क्या हो रहा है आपका दोनों का दोनों सेम है, कोई डिफरेंसेस नहीं है। बट इन दोनों में कंपैरिजन करें तो ये आपका क्या है ज़्यादा है इससे, तो क्या होगा आपका 1 का, उसके बाद और फिर क्या होगा आपका 2 का सबसे कम। तो ये कुछ ऐसा ऑर्डर आ गया, ठीक है, इंडक्टिव पावर का। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए और आपको प्लस मतलब ये कार्बोकेटायन कार्बो एनायन फ्री रेडिकल का जो स्टेबिलिटी होता है ना आपका इंडक्टिव पावर इंडक्टिव इफेक्ट पे जो डिपेंड करता है, इससे रिलेटेड आपको एक पीडीएफ फाइल मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ फाइल मिल जाएगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स की। रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स की बात करते हैं। ये क्या होगा ना आपका रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स होता है ना, किस बात पे डिपेंड करता है। तो देखिए अल्काइल हैलाइड सबसे पहले समझिए, ये होता है आपका अल्काइल हैलाइड, ये आपका क्या हुआ अल्काइल हो गया, अल्काइल हो गया, और ये आपका क्या होगा हैलोजन हो गया। मतलब RX जहां कहीं भी दिखा तो वो समझ जाएंगे अल्काइल हैलाइड। अल्काइल मीन्स आपका क्या जी CnH2n+1, और ये हैलोजन मीन्स आपका क्या फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है,
और आयोडीन हो सकता है। यही सब आपका होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये और ये इन सब की बात करते हैं, मतलब कहने का सेंस है इसके रिएक्टिविटी का क्या होगा, कैसे डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये रिएक्टिविटी किस बात पे डिपेंड करता है। हैलोजन के पास इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होता है, इसके पास कम होता है, तो इस कारण से इस पे आपका पार्सल निगेटिव और पार्सल पॉजिटिव आएगा। क्यों, समझिए। आपको क्या बोले कि हैलोजन के पास आपका क्या होगा ना, हैलोजन के पास इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है आपका, अल्काइल के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। अल्काइल या फिर बोल सकते हैं कार्बन, क्योंकि कार्बन से नहीं रहेगा आपका जुड़ा हुआ, तो कार्बन के कंपैरिजन में क्या होगा आपका, हैलोजन के पास इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होता है। ये आपका क्या 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 लिखा आपका जी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर है ना। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जब का है वो आपका क्या है, हैलोजन का वो इससे ज़्यादा है, ठीक है ना, कार्बन से ज़्यादा है। इस कारण से क्या होगा, इसके पास पार्सल नेगेटिव और पार्सल पॉजिटिव आ गया। तो यहाँ पे ये बॉन्ड क्या आपका हो गया जी, ये बॉन्ड क्या हो गया, तो ये बॉन्ड आपका पोलर हो गया। ये बॉन्ड आपका क्या हुआ, पोलर हो गया, ठीक है, पोलर। अब पोलर हुआ तो टूटने का टेंडेंसी ज़्यादा रहेगा। वो भी कैसे टूटेगा, तो हेट्रोलाइटिकली टूटेगा। आपको पता चुके हैं सब चीज़ कि ये आपका क्या होगा ना, क्लीवेज होता है बॉन्ड का, वो दो तरीके का होता है, होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक। तो हेट्रोलाइटिकली टूटेगा तो यहां पे बोल सकते हैं बॉन्ड इज क्लीव्ड बाय हेट्रोलाइसिस, है ना। हेट्रोलाइसिस के द्वारा आपका क्या होगा, टूटेगा। कोई दिक्कत है, या हेट्रोलाइटिकली मतलब क्या होगा आपका, ये टूटने के बाद क्या फॉर्म करेगा, जब का पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, मतलब आपका क्या आर एक्स जो आपका टूटेगा, वो टूटेगा तो टूट करके क्या होगा आपका, सॉरी एरो का डायरेक्शन में गलती दिखा दी, ये टूट करके और ये प्रोड्यूस करेगा जब का आर प्लस और एक्स माइनस, कुछ इस तरह का प्रोड्यूस करेगा आपका आर प्लस और एक्स माइनस। और ये क्या बना लेगा आपका जी, कार्बोकेटाइन बना लेगा, ठीक है ना, कार्बोकेटाइन बना लेगा। आपको सारा बात समझा दिए कि अल्काइल हैलाइड आपका RX होता है। एक एग्जांपल समझ लीजिए ना, नहीं समझ में आ रहा है ना आपका अल्काइल हैलाइड, तो देख लीजिए आपका ये CH3 और ये Cl क्या हो गया, मिथाइल क्लोराइड हो गया। यही तो आपका इस सब कैटेगरी में आता है, मिथाइल क्लोराइड हो गया, तो यही तो है आपका, इसको बोलेंगे अल्काइल, और क्लोराइड है ना, क्लोरीन है ना, तो सारे के सारे क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन को आपका क्या कहते हैं, हैलोजन कहते हैं। तो इसके लिए हैलाइड, इसके लिए अल्काइल हैलाइड, ठीक है। अब ये जो बॉन्ड टूटेगा जी, तो क्या होगा, हेट्रोलाइटिकली टूटेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये जो प्रोसेस हुआ आपका क्या जो आपका हुआ, हेट्रोलाइसिस, है ना। तो हेट्रोलाइटिकली आपका क्या हुआ, टूटा है, तो यहाँ पे एक आपका फॉर्म किया है कार्बोकेटाइन और दूसरा आपका फॉर्म किया है जबका नेगेटिव आयन, दैट इज आपका हैलोजन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो आपका रिएक्टिविटी, देखिए इस प्रोसेस में सबसे स्लोएस्ट प्रोसेस होता है, यही प्रोसेस होता है स्लो स्टेप, मतलब बॉन्ड का टूटना। अब देखिए ये रिएक्टिविटी है ना, ये किसी न किसी से कंबाइन करें। रिएक्टिविटी कहने का सेंस आपका क्या है कि RX किसी अलग कंपाउंड से कंबाइन करेगा, और अलग कंपाउंड से कंबाइन करने के लिए इसके बीच का जो बॉन्ड है वो टूटना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ज़रूरी है, तो टूटेगा इस तरह से और टूट करके आपका कार्बोकेटाइन बनाएगा। अब ये जो टूटता है ना, ये स्लो स्टेप होता है, मतलब ये आपका जितना जल्दी टूट गया रिएक्शन उतना ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका, चलिए कोई नहीं, पहले इसको लिख देते फिर वहाँ पे कर देंगे, ठीक है। समझ लेते इसको। तो ये क्या आपका है कि ये आपका क्या होगा ना, RX किसी से रिएक्शन कितना फास्ट कर रहा है ना आपका, वो इस पे डिपेंड करेगा, इस स्टेप पे, कि ये कितना जल्दी कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो रहा है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को। हम क्या बोले हैं, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड ना, मींस अल्काइल हैलाइड किसी से रिएक्शन करेगा किसी अलग कंपाउंड से। तो किसी अलग कंपाउंड से रिएक्शन करने के लिए सबसे पहले आपका क्या होगा, ये बॉन्ड आपका तोड़ना पड़ेगा, और ये बॉन्ड तोड़ने में जो आपका है ना टाइम जो लगता है वो सबसे ज़्यादा लगता है, इसलिए इसको स्लो स्टेप बोलते हैं। अब ये बॉन्ड जितना जल्दी टूट जाएगा तो आपका क्या होगा, उतना ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होगा, उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, अल्काइल हैलाइड जो है वो रिएक्टिव माना जाएगा। तो ये बॉन्ड टूटेगा कब जी, टूटने के बाद जो बन रहा है उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होना चाहिए भाई, है ना। टूटने के बाद जो बन रहा है उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपका क्या होगा, ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा। तो ओवरऑल रिएक्टिविटी जो हो गया आपका, जो रिएक्टिविटी वो ओवरऑल इसके स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। बोल सकते हैं आप रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड डिपेंड अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ
R+। आपको अब समझ में आ गया ना, मीन्स कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे R+ है क्या जब का, तो R+ है आपका कार्बोकेटाइन है, ठीक है। तो कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी पे क्या हुआ जब का, डिपेंड किया, कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी पे डिपेंड किया। तो बस यही तो चीज़ है। अब जहाँ कहीं भी ऐसा कुछ केस होगा R+ के साथ कि वहाँ पे वो आपका ज़्यादा स्टेबिलिटी शो कर रहा है R+, तो समझ जाना कि वहाँ पर रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा फास्टर होगा, ठीक है। इसको आप लोग नोट करिए और मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को लिख देता हूँ, ठीक है, कुछ पॉइंट्स को लिख देता हूँ, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। पहले मैं लिख देता हूँ फिर नोट करिएगा। यहाँ बोल सकते हैं रिएक्टिविटी ऑफ RX डिपेंड्स अपॉन क्लीवेज ऑफ RX, इसकी बात कर रहे हैं, बॉन्ड, ठीक है ना। तो फास्टर द क्लीवेज फास्टर विल बी द रिएक्शन। अब आप इसको जल्दी से क्या करिए, नोट कर लीजिए, ठीक है, जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। तो अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। CH3Cl, CH3 CH2Cl, CH3 Cl, ठीक है। Cl, ठीक है। ऐसा कुछ देखिए 4 आपके पास कंपाउंड दे रखा है। अब हम लोग समझेंगे कि इन सब में से रिएक्टिविटी किसका ज़्यादा होगा। तो सबको कुछ नहीं है, बस दिमाग में आप फिट कर लीजिए इस बात को कि कुछ नहीं है, बस क्या करना है आपको कि क्लोरीन को हटाना है, सबसे Cl- रिलीज करना है। देखिए इससे भी मैं क्या करूँगा, Cl- को रिलीज करा दूंगा, है ना। Cl- को क्या किया हम लोग जी, रिलीज करा दिए। तो रिलीज करा तो क्या बचा आपका CH3+, ठीक है। इससे भी क्या करेंगे हम लोग, Cl- को आराम से रिलीज करा देंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा आपका जी CH3CH2+, ठीक है। इससे भी हम लोग क्या करेंगे कि Cl- को आराम से रिलीज करा देंगे। तो क्या बचेगा आपका, क्या बचेगा आपका जी, CH3CH, है ना, ऐसा बचेगा। और फिर इससे भी क्या करेंगे हम लोग जी, Cl- को रिलीज करा देंगे। तो क्या बचेगा आपका CH3 और ये प्लस, ऐसा कुछ बचेगा, ठीक है। कोई दिक्कत है। अब आपके पास क्या क्या बच चुका है, क्या क्या है जी आपका, ये और ये, ऐसा कुछ, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। ये क्या मैं बता रहा हूँ, रिएक्टिविटी की बात कर रहा हूँ। रिएक्टिविटी आपको बता चुके हैं कि रिएक्टिविटी किस बात पे डिपेंड करता है, तो इसी स्टेप पे डिपेंड करता है, इसी स्टेप पे कि ये कितना जल्दी कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाता है, कितना जल्दी आपका क्या होता है, कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब क्लीवेज ऑफ C&X बॉन्ड, है ना, क्लीवेज ऑफ C&X बॉन्ड मीन्स कार्बन एंड हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड है उस पर डिपेंड करता है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये जो आपका किस केस में जल्दी बनेगा, ये आपको सोचना है, किस केस में जल्दी बनेगा। तो ऐसा काम जो काम करने के बाद आप ज़्यादा स्टेबल फील करते तो वो काम जल्दी हो जाएगा। आपको बोलेंगे कि जाओ बेटा आप छत पे जाओ और कपड़ा पसार करके आओ, ये काम बहुत ईजी है, गए चले आए पसार के चले आए। लेकिन आपको बोला जाएगा कि जाओ बेटा आप कपड़ा लेकर के और पहाड़ियों की चोटी पे जाओ, वहाँ पे पसार के आओ, तो ये काम कितना टफ है। आप वहाँ चले जाएंगे, मे भी, अरे आप लोग हैं वीर बहादुर है, ठीक है, तो मे भी चले जाएंगे, बट वहाँ से जाने के बाद बहुत अनस्टेबल फील करेंगे। आपको बोलेंगे टावर पे जाकर के कपड़ा पसारो भाई, वहाँ जल्दी सूख जाएगा, तो वहाँ क्या होगा, आपका जाने के बाद अनस्टेबल फील करेंगे, ठीक है ना। मतलब क्या होगा, वहाँ पे गए तो फिर आपको लगेगा कि भाई मर जाएंगे हम, गिरेंगे तो, ठीक है। कहने का सेंस सबको हो गया कि जो काम करने के बाद आप ज़्यादा स्टेबल फील करते वो काम जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पर वही चीज़ आपका कि ये तोड़ा CH3+ बनाया, ये आपका ब्रेक किया तो ये आपका क्या, ये बनाया, और ये बनाया, ये बनाया। अब आपको देखना है कि बनाया तो सही, लेकिन इसमें से स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा होगा। तो हम देख रहे हैं कि स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा इसका होगा, उसके बाद इसका होगा, उसके बाद इसका होगा, और सबसे कम इसका होगा। मतलब आपका हैलोजन निकलने के बाद ज़्यादा स्टेबल कहाँ फील कर रहा है, यहाँ पे। मतलब आपका क्या होगा, ये जो कंपाउंड होगा इसको मानते हैं 4th नंबर, इसको मानते हैं 3 नंबर, इसको मानते हैं 2 और इसको मानते हैं 1। तो 4th नंबर कंपाउंड जो है वो आपका जो कार्बोकेटाइन जो रिलीज कर रहा है उस कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। मतलब क्या होगा, जब का इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, उसका 3 नंबर का स्टेबिलिटी होगा, उसका 2 नंबर का, उसका आपका 1 नंबर का। मतलब यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि रिएक्टिविटी की बात करते हैं, रिएक्टिविटी की, तो 4th नंबर का रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा, उसका 3 नंबर का, उसका 2 नंबर का, और उसका आपका क्या 1st नंबर का। मतलब यही आपका क्या हुआ, रिएक्टिविटी का ऑर्डर
निकल करके आ गया। यही आपका क्या रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, ठीक है ना। और एकदम क्लियर है ना, एकदम क्लियर है, 100% क्लियर है ना। चलिए आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक और चलते हैं। इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मैं PDF फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं एंड आप उसको सॉल्व कीजिएगा। जिस किसी भी तरीके का प्रॉब्लम होगा, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा और आप मेरे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन नंबर को मेंशन कर दिया कि सर ये प्रॉब्लम है, मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा, तो डाउट सेशन लेकर के आऊँगा आप लोग के लिए, ठीक है ना। या फिर व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड किया जा रहा है, आप नए स्टूडेंट हैं, कोई दिक्कत नहीं मुझे, आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, मैं वीडियो सॉल्यूशन लेकर के आऊँगा एंड देन आप लोग का डाउट्स को क्लियर करूँगा, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं डाइपोल मोमेंट, एक न्यू टॉपिक पे। देखिए डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और म्यू इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2D होता है। जैसे मान लीजिए आपका क्या है, दो चार्ज पार्टिकल है Q1 और Q2, ये दोनों का दोनों डिस्टेंस, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये आपका क्या है, निगेटिव चार्ज है। ये दोनों का दोनों क्या है ना, आपका D डिस्टेंस से या फिर 2D डिस्टेंस से सेपरेटेड है, 2D डिस्टेंस से क्या है आपका सेपरेटेड है। तो यहाँ पे जो आप जो इसका डाइपोल मोमेंट निकालेंगे तो क्या निकलेगा आपका जी, Q इंटू 2D, ठीक है, Q इंटू 2D। ये आप पढ़ चुके हैं, क्लास 11th में पढ़ चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है, और नहीं तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़े होंगे डाइपोल मोमेंट, ठीक है। हम इसके डायरेक्शन की बात करते हैं तो डायरेक्शन आपका क्या होता है, डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव होता है, ठीक है। डायरेक्शन आपका क्या होगा, पॉजिटिव टू निगेटिव होता है डाइपोल मोमेंट का केमिस्ट्री में, डायरेक्शन केमिस्ट्री में, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये डाइपोल मोमेंट आखिरकार जनरेट कैसे होता है किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जनरेट कैसे होता है। तो देखिए, तो ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास क्या है, CH3 है और यहाँ पे क्या आपका Cl जुड़ा हुआ है। देखिए इसके पास ये बॉन्ड का तो कुछ तो लेंथ होगा ना, और ये बॉन्ड का कुछ तो लेंथ होगा ना, कुछ तो डिस्टेंस होगा ना। अच्छा, इसके पास क्या पार्शियल नेगेटिव, इसके पास क्या पार्शियल पॉजिटिव, दोनों के पास इक्वल मैग्नीट्यूड में आपका चार्ज होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मान लेते हैं ना कि आपका पार्शियल नेगेटिव का वैल्यू आपका क्या है, -Q है, इसके पास आपको क्या है, +Q है, दोनों के बीच का डिस्टेंस D है। तो यहाँ भी तो ये जो है आपका, ये जो आपका बॉन्ड है, ये बॉन्ड पोलर हो गया, और ये बॉन्ड पोलर हो क्योंकि इसके दोनों एंड पे क्या बन रहा है आपका जी, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। पोलर कहने का सेंस क्या होगा कि उसके एंड पे पोल का जनरेशन होना। तो यहाँ पे देखिए इस बॉन्ड के एक एंड पे पॉजिटिव पोल है और दूसरे एंड पे क्या नेगेटिव पोल है, तो ये भी तो आपका पोलर बॉन्ड हो गया। तो पोलर बॉन्ड होगा तो डाइपोल मोमेंट होगा ही। जैसे बिल्कुल आपका क्या था, दो चार्ज पार्टिकल क्या था आपका, इक्वल एंड अपोजिट वाला, एक पार्टिकुलर डिस्टेंस से सेपरेटेड था, तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, डाइपोल मोमेंट होता था, जनरेट हो रहा था। यहाँ पे आपका क्या डाइपोल मोमेंट जनरेट होगा, तो कुछ नहीं है, आप डाइपोल मोमेंट जो निकालेंगे तो क्या निकालेंगे जी, दोनों के बीच का डिस्टेंस D मान है, यहाँ पे 2D मानने से, ठीक है ना। तो क्या आपका होगा, दोनों में से किसी भी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों के बीच के डिस्टेंस से, तो यही आपका क्या डाइपोल मोमेंट हो गया। आप डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन को दिखाना चाहते हैं तो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन को दिखाएंगे कैसे आपका जी, इस एंड पे पॉजिटिव, इस एंड पे नेगेटिव, तो आप ऐसे दिखाएंगे, एक एरो ऐसे दिखा दीजिए, और जहां पे जो एंड पॉजिटिव था उसके टेल पे ऐसा दिखा दीजिए, हो गया ना, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो यही आपका क्या होता है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है। तो देखिए इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है ना, वो डाइपोल मोमेंट को प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे कैसे प्रोड्यूस होगा आपका जी, ये यहाँ पे कैसे प्रोड्यूस होगा आपका जी डाइपोल मोमेंट, तो समझिए ये क्या है ना, इसके पास -I इफेक्ट है और इसके पास क्या +I इफेक्ट। तो आपका क्या कर रहा होगा, ये तो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहा होगा, है ना, अपनी तरफ खींच रहा होगा आपका, और ये क्या कर रहा होगा, इससे अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा। तो खींचने के कारण ये पोल जनरेट होगा, पोल जनरेट होगा तो आपका ये एक आपका बिहेव करेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह। यहाँ बोल सकते हैं I इफेक्ट जनरेट्स डाइपोल मोमेंट इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है ना। ये आपका क्या करता है, आई इफेक्ट होता है, वो जनरेट करता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट को, ठीक है। अब ये डाइपोल मोमेंट दो चीज पे डिपेंड करता है, दो चीज पे डिपेंड करता है, एक आपका क्या जी, चार्ज पे, और दूसरा डिस्टेंस पे। एक और चीज समझिए कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन वही होगा जो क्या होगा आपका जी, इंडक्टिव इफेक्ट का डायरेक्शन होगा। तो यहां पे आप बोल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ
आई इफेक्ट, आई इफेक्ट का जो डायरेक्शन है वही आपका क्या होगा, डायपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये आई इफेक्ट का डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है, और इंडक्टिव इफेक्ट का डायरेक्शन इस तरफ है, और डायपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन इस तरफ है। तो दोनों का डायरेक्शन आपका क्या होगा, एक ही साइड होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा एक एग्जाम्पल को लेकर के हम लोग चलते हैं, बस उसके अलावा नहीं कुछ बात करेंगे। ठीक है, जैसे एच आई, एच बी आर, एच सी एल और एच एफ, इनकी बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए आपके सामने में क्या आपका, इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, इसको 3 मानते हैं, और इसको क्या करते हैं, 4 मानते हैं। अब ये देखिए चारों में से आपको बोला जाएगा डायपोल मोमेंट का ऑर्डर आप अरेंज करके दिखाओ, तो क्या होगा, आपको जस्ट बताए हैं कि डायपोल मोमेंट किस किस बात पे डिपेंड करता है, चार्ज के मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, तो इन दोनों बात पे डिपेंड करता है। तो जिसका चार्ज ज़्यादा वहाँ पे डायपोल मोमेंट ज़्यादा, जिसका डिस्टेंस ज़्यादा वहाँ पे डायपोल मोमेंट ज़्यादा। तो आप इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा रिलेट कर लीजिए, मैं इस सबको थोड़ा सा इरेज कर, यहाँ पे देखिए इसके पास क्या होगा आपका जी, पार्सल निगेटिव होगा इसके पास, है ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं ना, इसके पास मान लेते हैं ऐसा कुछ -Q1, है ना, और इसके पास आपका +Q1। यहाँ पे देखिए -Q2, और इसके पास क्या करते हैं, +Q2। यहाँ पे -Q3, और इसके पास क्या करते हैं, +Q3। यहाँ पे -Q4, और इसके पास क्या करते हैं, +Q4। ठीक है, ऐसा ले लेते हैं। अब देखिए आपको बोलेगा ये मैग्नीट्यूड Q1, Q2, Q3, Q1, Q2, Q3, Q4, ऐसा। यहाँ पे देखिए इसके बीच के जो बॉन्ड डिस्टेंस है ना, उसको भी हम लोग कुछ एज्यूम कर ही लेते हैं। ठीक है, ताकि हम लोग कंपैरिजन कर सके। इसके बीच का जो बॉन्ड लेते हैं उसको D1 ले लेते हैं, इसको D2 ले लेते हैं, इसको D3 ले लेते हैं, और इसको D4 ले लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो अब देखिए आपका बोलेगा Q1, Q2, Q3 में अरेंज करने के लिए, और फिर बोला जाएगा आपको D1, D2, D3, D4 में अरेंज करने के लिए कि बताइए कौन सा आपका, किसका ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। देखिए आपसे बोलेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करेंगे। देखिए एक चीज़ तो कॉमन है, सब में हाइड्रोजन कॉमन है ना, हाइड्रोजन कॉमन है, हाइड्रोजन आपका क्या है, सब में कॉमन है, बट आपका क्या है, डिफरेंसेस कहाँ पे, हैलोजन में, है ना, हैलोजन पे। तो एक चीज़ भी थोड़ा सा हम लोग बात कर रहे थे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ आई, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी आर, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सी एल, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एफ। ठीक है, ऐसा बात करते हैं। तो आपको पता है अच्छी तरह से कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम क्या होगा, आयोडीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा और आयोडीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे कम। तो जिसका ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वो आपका चार्ज को, अरे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, इसके पास ज़्यादा आपका क्या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपने तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो ज़्यादा अट्रैक्ट करने के कारण आपका क्या होगा, चार्ज का जनरेशन ज़्यादा होगा। यहाँ पे थोड़ा सा कम है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो ये आपका क्या होगा, कम खींचेगा अपने तरफ, तो इस कारण से चार्ज का मैग्नीट्यूड इसके कंपैरिजन में घट जाएगा, एंड सो ऑन। सबसे कम इसमें आपका होगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब समझते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो होगा इसमें से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कम खींच रहा होगा, इस कारण से कम आपका चार्ज जनरेट होगा। तो यहाँ पे आप ऐसा बोल सकते हैं Q4 का जो हो गया आपका मैग्नीट्यूड वो सबसे ज़्यादा हो गया। Q4 का मैग्नीट्यूड आपका क्या होगा, सबसे ज़्यादा हो गया, क्योंकि चार्ज का अमाउंट ज़्यादा तो आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा तो चार्ज का अमाउंट ज़्यादा। ठीक है, अब जरा सा हम डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो देखिए डिस्टेंस किस बात पर डिपेंड करता है, तो डिस्टेंस डिपेंड करता है आपका इसके साइज पे, अरे ये इसके साइज पे। बॉन्ड लेंथ किस बात पे डिपेंड करता है, तो बॉन्ड लेंथ डिपेंड करता है आपका क्या जी, एटॉमिक रेडियस पे, एटॉमिक रेडियस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे समझिए रेडियस ऑफ आयोडीन, है ना, रेडियस ऑफ बी आर, रेडियस ऑफ सी एल, रेडियस ऑफ एफ। आप बात करें तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, ये होगा, ये क्या आपका, ये है रेडियस, ये क्या आपका, तो ये है बॉन्ड लेंथ, और ये क्या है आपका जी, तो ये है चार्ज, और ये क्या है आपका जी, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो अब आप समझ गया आ गया कि यहाँ पे यदि अगर आपका रेडियस बड़ा होगा तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ भी बड़ा होगा। तो आप इसके अकॉर्डिंग सोचेंगे तो बॉन्ड लेंथ का भी ऑर्डर आपका क्या होगा, सेम आ गया। तो आपको मेनली क्या चाहिए था, डायपोल मोमेंट निकालने के लिए, है ना, म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी। आपको ये दोनों चाहिए था, ये दोनों आपको आइडिया हो गया।
चार्ज का मैग्नीट्यूड और आपका क्या बॉन्ड लेंथ, तो आप निकाल सकते हैं आराम से क्या जी डायपोल मोमेंट। तो बस हो गया ना। तो अब बात करेंगे हम लोग चार्ज का मैग्नीट्यूड सबसे कम किस में, इसमें है ना, इसमें आपका चार्ज का मैग्नीट्यूड सबसे कम, और आपका क्या डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, ठीक है। एंड आपका इस तरह करके ऑर्डर है। तो आप बात करेंगे डायपोल मोमेंट की, मीन्स डायपोल मोमेंट हम बात करेंगे, इसमें μ1 मान लेते हैं, इसमें μ2 मान लेते हैं, इसमें μ2 μ3। चलिए तो इसका डायपोल मोमेंट μ1 हो गया, इसका डायपोल मोमेंट μ2, इसका डायपोल मोमेंट μ3 और इसका डायपोल मोमेंट μ4। तो हम ऑर्डर आपको डायरेक्ट लिख देते हैं। μ3 का जो होता है सबसे ज़्यादा होता है, उसका μ4 का, उसका μ2 का, और उसके बाद आपका क्या होगा μ1 का, ठीक है। मतलब क्या होगा, HCl में डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद HF में, उसके बाद आपका क्या होगा इसमें HBr में, और उसके बाद आपका क्या होगा HI में, है ना। डायपोल मोमेंट HCl में क्यों ज़्यादा हुआ जी, क्यों ज़्यादा हुआ, तो समझिए इसके पास जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड सेकेंड नंबर पे, ठीक है। डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस थोड़ा सा आपका क्या होगा फोर्थ नंबर पे, है ना। मतलब क्या होगा, ओवरऑल बात करेंगे चार्ज एंड डिस्टेंस का जो हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या होगा ना, HCl के केस में सबसे ज़्यादा मिलेगा। चार्ज एंड डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट निकालेंगे तो HCl के केस में सबसे ज़्यादा मिलेगा, ठीक है ना। HF के केस में निकालेंगे तो उसके बाद मिलेगा आपका, मतलब HCl के बाद आपका क्या होगा HF के केस में मिलेगा। और फिर चार्ज एंड डिस्टेंस का प्रोडक्ट निकालेंगे तो HF से कम आपको HBr में मिलेगा, और फिर चार्ज एंड डिस्टेंस का प्रोडक्ट निकालने से किस में मिलेगा जी आपका HI में सबसे कम। तो यही आपका था कि चार्ज एंड डिस्टेंस का प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या होगा सबसे ज़्यादा जिसमें मिलेगा उसी का डायपोल मोमेंट ज़्यादा। और आपको पता है कि डायपोल मोमेंट किसके कारण से जनरेट हुआ है, इंडक्टिव इफेक्ट के कारण से, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट अगर नहीं होता तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग नहीं होता, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग नहीं होता तो ये जो चार्ज जो आपका जनरेट हुआ है ये चार्ज का जनरेशन नहीं होता। तो आप समझ गए कि डायपोल मोमेंट को भी जनरेट करने का जो आपका काम है वो किसका है, इंडक्टिव इफेक्ट का ही काम है। चाहे ऑर्गेनिक कंपाउंड में बात कर लिया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में, हर जगह डायपोल मोमेंट अगर जनरेट हो रहा है तो वो क्या होगा, किसके कारण से, इंडक्टिव इफेक्ट के कारण से ही, क्योंकि वो इंडक्टिव इफेक्ट चार्ज को, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में शिफ्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह, मतलब उसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, ठीक है ना। किसी पार्टिकुलर एटम के क्लोज में ज़्यादा देता है या खुद की तरफ ज़्यादा खींच लेता है, ऐसे कारण आपका क्या होगा चार्ज जनरेट होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, और उससे आपका क्या होगा डायपोल मोमेंट क्रिएट होगा। तो आप इस तरह से समझ गए, आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो जो लेक्चर जो आपको मिलेगा उसमें उम्मीद करते हैं अगर आप लोग क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आप अगर बनाते हैं तो आपको डाउट्स का सेशन मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अगर आप लोग को डाउट कम होता है, व्हाट्सएप से ही अगर खत्म हो जाता है डाउट सारा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आप लोग को एसिडिक नेचर लेकर के आऊँगा, ठीक है, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट से कैसे एसिडिक बिहेवियर आपका इफेक्ट करता है वो लेकर के आऊँगा, ठीक है। तो आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड एक बढ़िया सा कमेंट कीजिएगा, सजेशन कमेंट के साथ सजेशन आपका होना चाहिए कमेंट में कि क्या कुछ इंप्रूवमेंट होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप लोग को बेस्ट से बेस्ट मिल सके, ठीक है। और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे और आप वीडियो देखते रहें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।